हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने लॉज ऑफ फ्रिक्शंस और फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर न्यूटन्स लॉज और फिर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में होता यह है कि हम लोगों ने अपने लेक्चर में प्रीवियसली लेक्चर में लॉज ऑफ फ्रिक्शन समझा था। उस लॉज में हम लोगों ने क्या क्या समझा था, तो ये समझा था कि इंटेंशन ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा अलोंग कॉमन टेंजेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि कौन सा सरफेस, ऑब्जेक्ट का कौन सा सरफेस जिसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, जो दूसरा सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, उसके कांटेक्ट में है कौन सा सरफेस, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि एपेरेंट सरफेस पर। फिर हम लोगों ने ये समझा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, और जो लास्ट जो कि इंपॉर्टेंट था वो ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्शन के। तो उसी लॉ को हम लोग यहां लिखते हैं और हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो वी नो दैट फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? रिएक्शन के। तो एफ प्रोपोर्शनल आर, और जहां भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहां पर भी हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहां पर आया कांस्टेंट म्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू म्यू आर। और यहां जो एफ है वेयर, ठीक है, वेयर एफ क्या है? तो एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन। एफ यहां पर फ्रिक्शन को दिखा रहा है, आर यहां पर रिएक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। और जो म्यू है यहां पर, ये एक्चुअली में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग, म्यू को ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसी को कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसी में से म्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एफ अपॉन आर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर ये म्यू डिपेंड करेगा? तो म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किस चीज पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पर। अब एक चीज देखिए, हम लोगों ने दो तरह के फ्रिक्शन को पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लिखे, और ये मैंने बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी मोशन को स्टार्ट करने का काम करता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन किसी भी मोशन को रोकने का काम करता है। तो अगर हम इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को स्टैटिक और काइनेटिक के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अगर हम काम करें तो क्या करेंगे? म्यू एस एफ अपॉन आर, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम म्यू और बेस में क्या लिख देंगे? एस लिख देंगे। एस इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहां भी हम एस लगा देंगे, ठीक है। अगर हम इसे लिखते हैं फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू और के, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए बेस में क्या लगा देंगे? के, और यहां एफ के अपॉन आर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस अपॉन आर, ठीक है।
स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन, और फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए बेस में के लगा देंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ गए होंगे। अब एक चीज और समझना है कि इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा। तो म्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नाम है लेकिन एक्चुअली में क्या है, फोर्स। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन। रिएक्शन जो है वो किस चीज का पेयर है। तो रिएक्शन हम लोग कहते हैं जब भी कोई हम एक्शन करते हैं, तो एक्शन इज व्हाट, कोई फोर्स लगाते हैं तो जवाब में हमें एक रिएक्शन मिलता है। तो जो जवाब में हमें रिएक्शन मिल रहा है तो वो फोर्स के अगेंस्ट ही है, मतलब जो रिएक्शन है वो भी फोर्स के ही नेचर का है। तो रिएक्शन का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो म्यू जो होगा, तो म्यू हैज नो यूनिट, म्यू हैज नो यूनिट। इस म्यू के पास कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इस वजह से इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां से आया, ये चीज समझ में आ रही है आपको। हम लोगों ने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के। तो एफ इसी रिलेशन को लेकर इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसी कांस्टेंट को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के पास कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम स्टैटिक के लिए लिखेंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, काइनेटिक के लिए लिखेंगे तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में बताता क्या है, ये चीज समझना है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी सरफेस के नेचर को बताएगा, ये डिपेंड तो करता है नेचर पर, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में बताता है कि जैसे अगर आप मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई सड़क है और उस सड़क पर आप नॉर्मल डेज में जा रहे हैं, ठीक है, गर्मी के दिनों में जा रहे हैं, तो वहां पर उस सरफेस पर, उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। आप गर्मी के दिन में जा रहे हैं, वहां पर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उस रोड पर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बरसात के दिनों में जाते हैं तो वहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उस रोड का उसी जगह पर, तो वो कम हो जाएगा। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आ रही होगी बात कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली किस चीज को बताता है, सरफेस के ग्रिप को बताता है कि ये किस लेवल तक पकड़ बनाएगा किसी भी रिलेटिव मोशन, उस ऑब्जेक्ट पर जो रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बात समझ में आ रही कि ये बताता है कि जिस सरफेस के ऊपर आप रिलेटिव मोशन करने वाले हैं वो सरफेस किस लेवल तक का ग्रिप बना सकता है। गर्मी के दिनों में ग्रिप तगड़ा होगा, क्यों तगड़ा होगा, क्योंकि गर्मी का दिन है, रोड ड्राई है, वहां पर कोई भी स्लिपरी चीज नहीं। लेकिन जब आप बरसात के दिनों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पानी है और पानी की वजह से वो थोड़ा स्लिपरी हो गया, तो वहां पर जो पकड़ है वो पकड़ कम है और आप स्किड करके गिर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस चीज को बताता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।